हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन यानी परिभाषा, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, और लास्ट में देखेंगे कंपोज्ड ऑफ स्पर्म। कंपोज्ड ऑफ स्पर्म मतलब शुक्राणु की रचना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, परिभाषा। यहाँ बताया गया है, नर जंतु में वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु के निर्माण करने को शुक्राणु जनन कहते हैं। हमें पता है कि जो स्पर्म है वो नर जंतु में ही पाया जाता है। ठीक है, तो वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो जनन एपिथेलियम कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री यहाँ पे दिया नहीं गया है, केवल बताया गया अर्धसूत्री विभाजन, तो उसके द्वारा शुक्राणु के निर्माण करने को, जो शुक्राणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो उस क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। या शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि नर जंतु में शुक्राणु के निर्माण या फिर स्पर्म के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो शुक्राणु जनन मतलब नर जंतु में वृषण के बनने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, उसी को इसमें देखना है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित होती है। पहला देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण। तो देखिए, सर्वप्रथम जनन एपिथेलियम की कोशिकाएं सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। अब यहाँ पे सूत्री दिया है, सूत्री दिया है मतलब ये समसूत्री है, और ये अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों विभाजनों के द्वारा जो अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। यहाँ पे ए दिया है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज को हम हिंदी में बोल सकते हैं गुणन प्रावस्था। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में करना है तो आप टोटल हिंदी में भी कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था। सेमिनिफेरिस नलिका की जनन एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं शुक्राणु बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक जनन कोशिकाएं या आदि जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन मिटोसिस के द्वारा शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करती है। इसके बाद बी है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें वृद्धि हुआ होगा, मतलब उसकी जो है अवस्था है, तो उस अवस्था में कुछ न कुछ चीज़ का बढ़ोतरी होगा, जैसे शारीरिक विकास हुआ होगा। तो इसमें देख लेते हैं अपन, इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थों को एकत्र करके आकार में बढ़ जाते हैं। ठीक है, आकार में बढ़ गया, अब मतलब कुछ न कुछ अपना विकास किया है, वृद्धि किया है अपने आप में, इसलिए इसे ग्रोथ फेज कहा गया है। आगे देखिए, अब इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसी अवस्था में गुणसूत्रों में स्प्लिटिंग, सिनाप्सिस तथा क्रॉसिंग ओवर भी हो जाती है। तो इसी जो वृद्धि अवस्था है, ग्रोथ फेज है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब आगे चलकर देखिए इसमें क्या होता है। तो सी है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज इसको बोल सकते हैं हम परिपक्वन प्रावस्था। क्या बोल सकते हैं? परिपक्वन प्रावस्था। तो आगे देखिए, इस अवस्था में स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित हो जाता है। 2 बार विभाजित हो जाता है। तो इसमें प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें यह 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ समय बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, जो क्या होता है? समसूत्री होता है। इस प्रकार 2 परिपक्व विभाजनों के द्वारा प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम 4 अगुणित कोशिकाएं बना देता है, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं।
प्रत्येक स्पर्मेटिड में केवल 1 से 10 गुणसूत्र ही रहते हैं। दोनों विभाजनों के द्वारा प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम 4 अगुणित कोशिकाएं बना देता है। कितनी अगुणित कोशिकाएं बना देता है? 4, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। और इन स्पर्मेटिड में केवल 1 से 10 गुणसूत्र ही रह सकते हैं। आगे सेकंड नंबर का देखिए तो है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो देखिए मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, तो इसमें दिए गए शुक्राणु जनन के इस चरण में स्पर्मेटिड एक चल धागे के समान शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। स्पर्मेटिड में एक सामान्य जंतु कोशिका की तरह लगभग सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। एक चल धागे के समान, तो इसकी जो संरचना है वो हम आगे चलकर देखेंगे। और इसमें जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म जो विकसित होता है, उसमें एक सामान्य जंतु कोशिका की तरह, जैसे पौधे होते हैं तो पौधे के लगभग सभी पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग पत्ती, लीफ, तना, स्टेम, रूट, फ्रूट, ये सब होते हैं। जैसे जंतु है उनके भी हाथ पैर होते हैं, जिसे हम लोग मनुष्य मानव को ले लें तो उसमें हाथ है, पैर है, कान है। इस प्रकार से क्या होता है, स्पर्म में भी उसके सभी पार्ट जो है अंग पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का। तो यहाँ पे 2n 2 भाग में विभाजित हो जाता है, फिर 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 8 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ बढ़ता गया और लास्ट में यहाँ से जो फर्स्ट वाला जो विभाजन हो रहा है, वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर एक बार विभाजन होता है, जिसको फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहते हैं। और जो नीचे वाला यहाँ हो रहा है, जो चार अगुणित जो बने हैं, उसको सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कहते हैं। और जो यहाँ पास जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं 4 अगुणित कोशिकाएं बनने के बाद स्पर्मेटिड। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। और प्रत्येक स्पर्मेटिड में केवल 1 से 10 गुणसूत्र ही रहते हैं, यही है, केवल 1 से 10 गुणसूत्र ही आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें और विभाजन नहीं हुआ है। और जो नीचे वाला जो पुंछ के आकार का दिखाई दे रहा है ना, यही है स्पर्म। ठीक है, देखने में ऐसा दिख रहा है कि इसके और अलग से भाग होते हैं या नहीं। देखने में अगर सामान्य तरीके से देखें तो इसमें कोई अलग से और पार्ट्स होता होगा, ऐसे कुछ मतलब देखने में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके और अलग से पार्ट होते हैं। ऊपर वाला यहाँ हेड बोल दिए, और बीच वाला जो भाग है उसको मिडिल पीस बोलते हैं, और जो नीचे वाला उसको पुंछ बोलते हैं। खैर, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, जो प्रावस्था है, उसको मैचुरेशन फेज बोलते हैं। और ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बीच वाला है, उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, जिसमें स्पर्म जो है थोड़ा सा वृद्धि आकार में बढ़ जाता है या विकसित हो जाता है। और यहाँ से जो ये वाला जो फेज है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज, मतलब परिपक्वन प्रावस्था। मतलब स्पर्म जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, मतलब स्पर्म का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, कंपोज्ड ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्या है, शुक्राणु की रचना है। तो शुक्राणुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या बांटे हैं, भाग, इसमें मध्य भाग सेकंड दिया गया, पहला शीर्ष भाग, तीसरा पुच्छ। तो ये इनके भाग हैं। पहला देखते हैं हम लोग हेड। यह अग्र बेलनाकार भाग होता है जिसमें केंद्रक होता है। यह अग्र बेलनाकार भाग, अग्र मतलब आगे की तरफ, इसका अग्र भाग एक्रोसोम से ढका रहता है। इसका जो अग्र भाग है वो किससे ढका रहता है, एक्रोसोम से, जिसका निर्माण गाल्जी काय से होता है। गाल्जी काय या बोला जाए गाल्जी बॉडी। केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का महीन स्तर होता है।
जो स्पर्म का जो केंद्रक है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का एक महीन स्तर, महीन यानी पतली स्तर होता है। अब दूसरा देखते हैं मध्य भाग यानी मिडिल पीस। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? ग्रीवा का बोलते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल सेंट्रियोल के बीच में उपस्थित होता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है हो गया स्पाइरल सेंट्रियोल के बीच में उपस्थित होता है। यह शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक जोड़ी सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है। अगर किसी ने पूछ लिया तो आप लोग याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, किसके बीच में? सेंट्रियोल के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है। और जो ये जो सेंट्रियोल है वो एक जोड़ी पाया जाता है जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है। और तीसरा देखते हैं अपन टेल। टेल यानी पुच्छ या पुंछ भी बोल सकते हैं। तो शुक्राणु के पुंछ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पुच्छ शुक्राणु को गमन करने में मदद करते हैं। पुच्छ में अक्षीय संकुचनशील तंतु होते हैं जिसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली तथा प्लाज्मा लेमा का बाह्य आवरण होता है। इसमें 9 परिधीय एवं 2 केंद्रकीय तंतु होते हैं। तो देखिए भाई, ये जो शुक्राणु का जो पुच्छ वाला भाग है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पुच्छ क्या करता है? ये फालतू ही नहीं है भाई। पुच्छ जो है शुक्राणु को गमन करने के लिए मदद करता है, यहाँ पे बताया गया है। पुच्छ में अक्षीय संकुचनशील तंतु होते हैं, ठीक है, जिनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली तथा प्लाज्मा लेमा का बाह्य आवरण होता है। और इसमें 9 परिधि एवं 2 केंद्रकीय तंतु होते हैं। दिखने में ही तो ये एकदम पतला सा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन इसमें अलग से और 9 परिधि एवं 2 केंद्रकीय तंतु होते हैं। अब कहाँ पे रहता होगा ये तो सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद ही समझ आएगा। ठीक है, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है, हम नहीं देख सकते हैं। तो ये वाला जो ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं हेड बोलते हैं। इसको मध्य भाग जो मिडिल पीस, और ये जो पीछे का यहाँ से आपको दिख रहा होगा टेल है। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर का जो इसको एक्रोसोम नाम दिया गया है, और ये वाला जो लाइन लाइन करके है वो न्यूक्लियस है। और जो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं, जो ऊपर साइड इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो बीच वाला जो भाग है ना उसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, और नीचे साइड का भाग ये वाला इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणु को गति के लिए क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और ये वाला टेल शीथ। ठीक है। और यहाँ पे नाम दिया गया है भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करके, शुक्राणु का डायग्राम। ठीक है। दरअसल ये आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस है मतलब शुक्राणु जनन और अंड जनन, जिसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये oogenesis भी देख लेंगे, अंड जनन। तो ये आपका जो मेरा फर्स्ट PDF वाला वीडियो है, किसी ने कमेंट किया था कि सर आप PDF वाला भी वीडियो बनाइए, और किसी को PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा इस टाइप का PDF। देखिए, जो इस टाइप का वीडियो बनाने का रहता है वो मैं इसी टाइप का बनाऊंगा, लेकिन जो मोबाइल से बन जाता है उसको मैं मोबाइल से ही बनाऊंगा। लेकिन कोशिश ये करूंगा कि आपको इस तरीक़े से जो नोट्स है आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँ। तो जिनको भी चाहिए ये वाला नोट्स SMS करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा वो भी बताएंगे, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। और हाँ भाई, मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग oogenesis। ठीक है।
ये 10 नंबर में नहीं आता है, मैं इतना बता देता हूँ। 10 नंबर में नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ 5 नंबर में आएगा, क्योंकि ये कितना 4 पेज है। देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 और ये 4 पेज है। तो 4 पेज के लिए 10 नंबर में नहीं आएगा, ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से देखना है। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।